So good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. And today we are here to analyze the test paper on the topic vector algebra, analysis of vector algebra. This will be the last class on vector algebra. तो अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो इस चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन ऑल्सो डिस्कस दोस डाउट्स इन टुडेस वीडियो। ओके। वैसे तो सारे एक्सरसाइज मसलेनियस और ये टेस्ट पेपर करने के बाद सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, बट फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो कहीं से आपने देखा हो और अभी तक कवर नहीं हुआ हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। रेडी? ओके। सो आफ्टर द एनालिसिस इफ समवन वांट्स कि सर मेरी नोटबुक को आप फिर से चेक करो तो यू कैन गिव योर नोटबुक, गिव योर आंसर शीट टू मी ऑल्सो। ओके। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर कलीग्स चेकिंग सो यू कैन गिव इट टू मी। ठीक है ना? और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन प्रोसीड फॉर फर्दर। चलिए, तो 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास और 60 मिनट का ये पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको अल्फा और सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, और जिस एंगल को अपन थीटा से एज्यूम करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। पहला काम है आपको खुद को समझना, फिर दूसरा काम है शीट में देखना। ओके। आप वो क्वेश्चन जहां पे किया हुआ है वो क्वेश्चन निकाल के रख दो। जिस भी स्टूडेंट की आपके पास शीट है वो क्वेश्चन निकाल के छोड़ दो बस, एंड फिर अभी आप स्क्रीन पे देखो, पहले खुद समझो। एंड उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप देख सकते हो बाद में उसके अंदर भी। ठीक है? मैं आपको टाइम दे दूंगा 2 मिनट का, एक बार आप पहले खुद समझ लो। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोस्त को भी शीट दो फटाफट। अच्छा, इसने तो टेस्ट ही नहीं दिया था। लकी आपका फिक्स है क्या भाई? प्रियांशु आएगा तो ही मैं आऊंगा, नहीं नहीं आएगा तो नहीं आऊंगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल थीटा होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। 3 डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे, तो अपन एक एक करके तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर्स हों, साथ में ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर हो, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ओके। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? टेल मी। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 यूनिट होगा। होगा? बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। ओके। ठीक है। एंड साथ में ए प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर है, तो ए प्लस बी का भी तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा। इसकी कोई एक जना रख लो, और आपके पास कोई एक शीट है वो उनको दे दो। ये ले लो बेटा। ओके। ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब स्क्रीन पे ध्यान दो। अब आते जाएंगे लोग, आप उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। देखो, ए और बी यूनिट वेक्टर से, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो तीनों अगर यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो? 1 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट। यहां तक क्लियर है? बोलो कोई डाउट? अच्छा, कईयों को तो यही डाउट होता है कि सर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 यूनिट है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 यूनिट है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट कैसे होगा? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? तो अभी तक आप लोगों में से भी किसी को ये डाउट है क्या? है क्या? वेक्टर्स की दुनिया में हो सकता है। देखो कैसे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 यूनिट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 यूनिट, और ये ए प्लस बी जो होता है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 1 यूनिट हो सकता है। ये ए, ये बी, और ये वेक्टर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वेक्टर्स की दुनिया में हो सकता है, वैसे वेक्टर्स के बाहर चले जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, तो अभी हम वेक्टर्स में डायरेक्शन मैटर करती हैं। आ जाओ, तो अब अपने को क्या करना है? इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब एक चीज हमेशा के लिए याद रखो, जब भी आपको ए का मैग्नीट्यूड गिवन हो, बी का मैग्नीट्यूड गिवन हो, और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तीनों चीजें गिवन हो, तो आप ए प्लस बी का ए प्लस बी से ही डॉट प्रोडक्ट करवा दें। ए प्लस बी का ए प्लस बी से ही क्या करवा दें? डॉट प्रोडक्ट करवा दें। तो ये लो, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी करवा दिया हमने। ठीक है। ए प्लस बी का ए प्लस बी से ही डॉट प्रोडक्ट करवा दें। तो मुझे बताओ, किसी भी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? आंसर क्या निकलता है? किसी भी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो आंसर क्या निकलता है? उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड टेल मी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट गिवन है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। अब RHS तो 1 मिल गया, LHS को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ए का ए से डॉट प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले ए डॉट ए, प्लस फिर ए का बी से होगा ए डॉट बी, प्लस अब बी का ए से होगा बी डॉट ए, प्लस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बी का बी से भी हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे RHS पार्ट तो 1 आ ही चुका था, आ चुका था। अब ए डॉट ए अगेन खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो अगेन इसके भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं, बोलो। और बी डॉट बी अगेन इसके भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं। और ए डॉट बी डॉट ए तो कम्यूटेटिव होते हैं, तो ए डॉट बी 2 बार आ गया, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा, बोलो, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी तो 1 यूनिट है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी तो 1 यूनिट है, तो इट विल बी लाइक 1 का स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बी लाइक 1 का स्क्वायर, और इधर भी 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ओके। चलो देखो, एक 1 स्क्वायर से एक 1 स्क्वायर तो कैंसिल आउट कर दो, एक 1 से एक 1 तो कैंसिल आउट कर दो, बाकी एक 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, -1, और ये 2 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू पड़ी है, हमारे पास क्या पड़ी है, ए डॉट बी की वैल्यू, और आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। वैसे तो देखो, अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट भी करना सीखोगे, ए डॉट पी अगर 1/2 है तो उसके बीच का एंगल क्या है, ए डॉट पी -1/2, तो पहली चीज तो बताओ, ए डॉट पी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उन दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, ऑब्वियस बात है, cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो हम 0 से पाई के बीच में ही रेंज लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा एंगल बोलते हैं, बोलो, रिफ्लेक्स एंगल। पीछे वाला जो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, वो हम यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो ठीक है, ए डॉट बी को वापस एक्सप्लोर कर दो, तो किसी भी वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी पुट अप करूंगा, 1 × 1 × कॉस थीटा गिव्स मी -1/2, फ्रॉम हेयर कॉस थीटा गिव्स मी -1/2, -1/2 बोले तो माइनस कॉस व्हाट, 1/2 बोलो कब आता है, π/3, 1/2 कब आता है, π/3, माइनस कॉस π/3 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस π/3, यस और नो, सेकंड क्वाड्रेंट में। और इधर भी आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बोलो, 2π/3 इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बोलो, एनी डाउट्स, 120 डिग्री एंगल होगा उन दोनों के बीच का, बोलो एनी डाउट्स, एनीवन, बोलो। ओके, अब आपको मैं दे रहा हूँ, फटाफट से देख लो। फर्स्ट अगर किसी ने अटेम्प्ट किया था 2π/3, अगर आंसर आ रहा है, प्रोसेस फॉलो किया है, एक एक नंबर के तीन नहीं, डेढ़ डेढ़ नंबर के, क्योंकि दो ही अटेम्प्ट करने हैं ना, तो 1.5 मार्क्स हैं, जिसमें से आप प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ये सारा प्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर आप उसी रेशियो में उनके मार्क्स डिडक्ट करेंगे, ठीक है। साक्षी को कुछ दे दो, बोर हो रही है। हाँ, बिकॉज जब अपन दो, देखो मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो ये और ये, मान लो इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है ना आपको, हिसाब साफ मैंने बताया, मैंने पूछा इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, क्या बताओगे, ये बताओगे या कहोगे 300 डिग्री, बोलो क्या बताओगे। तो रिफ्लेक्स एंगल हम कंसीडर ही नहीं करते, हम नॉन रिफ्लेक्स एंगल ही कंसीडर करते हैं बाय डिफॉल्ट, होता है ना ऐसा। भाई सपोज करो, अभी चलो एक और एग्जांपल, मान लो ऐसा भी एंगल होता, लाइक दिस, ऐसा भी एंगल होता, ये होता 150 डिग्री, अभी भी आप ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं या पीछे वाला 210 डिग्री बताते हैं, 150 डिग्री बताते हैं ना। तो हम बाय डिफॉल्ट अगर दो लाइन सेगमेंट्स, दो रेस, दो वेक्टर्स अगर कनेक्टेड हैं और हमसे कोई एंगल पूछा जाए तो हम बाय डिफॉल्ट आगे वाला बताते हैं, पीछे वाला हम बताते ही नहीं है, इसलिए हम 0 से पाई के बीच का ही एंगल लेंगे। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल, बोलो, एनीवन। चलें सेकंड केस पे, यह भी केवल फर्स्ट केस हुआ है इसका, है ना, सेकंड केस कर दूं उसको इसी की शीट क्यों दे रहे हो उसको, मेरे पास कहाँ है, इसमें से ले लो जो पसंद आ रही है, पर इसमें से कैसे लोगे बेटा, वो जो बच्चे हैं उन्हीं को दोगे ना, हाँ किसी को भी दे दो, इतना सा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रियांशु तो आया ही नहीं था ना, कर क्या रहे हो, आपके पास किसकी शीट है,
तो दिया कि इसको दे दो, इसकी आप ले लो। हो गया, इतना सा करना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रियांशु और वो तो आज स्पेक्टेटर्स हैं केवल, वो आए नहीं थे, वो आज ऑडियंस है। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ए और बी के बीच का एंगल, मतलब तीनों केसेस में ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तीन अलग अलग केसेस हैं। तो ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ए क्रॉस बी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लगा दिया तो ये भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना है, स्केलर स्केलर से ही इक्वेट हो सकता है, वेक्टर वेक्टर से ही इक्वेट हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन तो वैलिड है क्या। तो वैलिड है ना, इधर एक स्केलर क्वांटिटी है, इधर एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, दैट मींस वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों को एक्सप्लोर करो, ये ज्यादा आसान था। ए डॉट बी को एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आगे बोलो, कॉस थीटा। ओके, इधर आओ, एक क्रॉस बी को हम जब एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड है, आगे बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, यही मिलेगा। लेकिन क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो यहां पे वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर मैग्नीट्यूड लगाएंगे, ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, ओनली यही वेक्टर है। तो इसके ऊपर जैसे मैं मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट। तो ये एक तरीके से हट गया, एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ए से मैग्नीट्यूड ए कैंसिल आउट, मैग्नीट्यूड बी से मैग्नीट्यूड बी कैंसिल आउट, तो बचा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और वैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन भी, आप चाहो तो पुटअप भी कर सकते हो, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, पुटअप करके काट दो या वैसे ही काट दो, एक ही बात है। कुल मिला के क्या मिला, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वेरी मच क्लियर की 45 डिग्री होगा। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 4, which gives me theta equal to पाई बाय। तो सेकंड वाला कंपैरेटिवली इजी था, सेकंड केस मतलब। अब ये कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट याद रखो, अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। कल को एमसीक्यूज में आ जाए तो डायरेक्ट रिजल्ट हम 10 सेकंड में या 5 सेकंड में टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 45 डिग्री का बनेगा। थर्ड एंड द लास्ट केस देखें। थर्ड लास्ट केस तो एक स्पेशल मॉडि मतलब एक्सक्लूसिवली कोई केस गिवन है कि ऐसा ऐसा हो जाए तो, है ना। फर्स्ट और सेकंड को जनरल केसेस की तरह देख रहे थे, थर्ड कुछ एक्सक्लूसिव केस लग रहा है। थर्ड केस देखते हैं। ए और बी वही वो दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये तो देखो उन्होंने पहले भी मेंशन कर दिया, नहीं मेंशन नहीं किया। ओके, एक और चीज सेकंड में हमने एक चीज डिस्कस करी पर वो नहीं कर सकते हम। देखो सेकंड में यहाँ पे ए और बी यूनिट वेक्टर्स नहीं है, याद रखना। देखो आप तीनों केस पढ़ो, ऊपर केवल फर्स्ट जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ए और बी के बीच का एंगल निकालो। फर्स्ट केस में क्या था, ए और बी यूनिट वेक्टर्स थे। लेकिन सेकंड केस में कहीं लिखा हुआ है ए और बी यूनिट वेक्टर से, नहीं है। तो ऐसा होता है कई बार कि फर्स्ट केस में करके सेकंड केस पे पहुंचा हूं ना, तो मैं बाय डिफॉल्ट उसको भी यूनिट वेक्टर मान लेता हूं, जबकि यूनिट वेक्टर केवल फर्स्ट केस के लिए है। सेकंड केस में ए और बी नॉन यूनिट वेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये ए से ए बी से बी कट गया, लेकिन आप इसमें ये काम नहीं कर सकते थे 1 इंटू 1 1 इंटू 1, अगर किसी ने किया तो गलत है। हालांकि आंसर सेम आता, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 नहीं पुटअप कर सकते सेकंड केस में, बिकॉज इट इज नॉट गिवन दैट दे आर यूनिट वैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है तो एंगल 45 डिग्री होगा, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे वो यूनिट वेक्टर ना हो। समझ गए क्या। अब थर्ड में वापस यूनिट वेक्टर हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में दे आर अगेन द यूनिट वेक्टर्स, आ जाओ। ए और बी अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो वही पहले की तरह, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसका ये वेक्टर इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू विच वेक्टर, 5 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 4 टाइम्स वेक्टर बी, ये गिवन है। बोलो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। बोलो साक्षी, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हमने नाना प्रकार के प्रोडक्ट सीखे हैं वेक्टर्स की दुनिया के में। डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। जब भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट जीरो पुटअप करो और एक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करना शुरू करो। डॉट प्रोडक्ट विथ 5 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 4 टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। समझ गए। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ए का इससे फिर ए का उससे फिर इसका इससे फिर इसका उससे। तो ए वेक्टर ए को 5 टाइम्स वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, 5 टाइम्स वेक्टर ए डॉट ए। फिर आ जाओ ए का -4 बी से कराओ, तो -4 ए डॉट बी। फिर 2 बी का इससे कराना जरा, 2 5 जा 10 बी डॉट ए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 2 बी का -4 बी से कराना जरा, -8
बी डॉट बी, ओके, इज इक्वल टू 0। अगेन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्या होगा, 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, सीखा अभी अभी हमने, और ये क्या हो जाएगा -8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। बीच में क्या है, ए डॉट बी और बी डॉट ए अगेन क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो इसको मैं अगेन ए डॉट बी लिख सकता हूं। ठीक है, तो 10 टाइम्स ए डॉट बी -4 टाइम्स ए डॉट बी, कितना बचा, +6 टाइम्स ए डॉट बी, +6 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 पुटअप कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, कर दें, तो ये हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -8 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बीच में क्या बचा, वही 6 टाइम्स ए डॉट बी, करो सॉल्व। तो 5 × 1 = 5, 5 - 8 -3, -3 उधर जाके क्या बनेगा, +3, और ये 6 भी डिवाइड करा दो, तो 3/6 क्या बना, 1/2, यानी ए डॉट बी क्या बना, 1/2। यहां तो कोई डाउट नहीं। ए डॉट बी को अगेन एक्सप्लोर करो, वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी अगेन 1 1 यूनिट है, तो 1 × 1 × कॉस थीटा बिकम्स 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 बोले तो कॉस π/3। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, π/3। सो थीटा इक्वल टू π/3, 60 डिग्री। ठीक है, तीनों केसेस क्लियर हैं। एंगल निकालने का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे। ये तो मैंने रेयर केस ले लिए, अगर कोई और केस आएगा तो इससे सरल ही आएगा। ठीक है, चलें, तो फिर मार्क्स कटेंगे ना, -1/2 कर दिया तो फिर एंगल 120 डिग्री आएगा। कितने कटेंगे, तो 1.5 मार्क्स से आप हाफ मार्क्स तो काटो, एटलीस्ट 1 मार्क दे दो, हाफ मार्क्स काट दो। ठीक है, ओके। ये शीट डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस पुराने बच्चे सब जानते हैं क्यों होता है। क्या होता है, हमारे पास हमको हमारी गलतियां तो दिखती हैं, हमारी गलतियां तो हमको पता है, लेकिन मैं और किस टाइप की गलतियां कर सकता हूं, ये जब मैं किसी दूसरे की शीट देखता हूं तब पता चलता है, अरे यार ऐसी गलती मैं भी तो कर सकता हूँ। समझ गए, समझ गए ना, ओके। और फिर अगर उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप आपकी शीट मेरे पास लेके आ सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करने के लिए रेडी हैं, ओके ना। चलो कर दूं उसको डिलीट, सेकंड क्वेश्चन पे चलें फाइनली। The dot product of a vector this is 0, 5 and 8 respectively find। क्वेश्चन समझ आया क्या, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमने इस टाइप का कोई क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया, नहीं किया ना, बोलो, ना ही मिसलेनियस में आया तो एग्जाम्पल में तो पता नहीं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया क्या, कहना क्या चाह रहा है, सबको समझ आया। अंश बताना क्या कहना चाह रहा है। ये आ रहा है, वेरी गुड। तो एक वेक्टर यानी टोटल कितने वेक्टर्स अवेलेबल है यहाँ पे, 4, 3 तो गिवन है, और एक चौथा मुझे निकालना है। उस चौथे का पहले से, चौथे का दूसरे से, और चौथे का तीसरे से अलग 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 एक 1 बाय 1 में डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो ये और ये आंसर्स आ रहे हैं, तो वो चौथा वेक्टर कौन सा है, समझ गए, बोलो, बोलो समझे। तो लेट से कि ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये हो गया मेरा वेक्टर बी, और ये हो गया मेरा वेक्टर सी। इनको हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। और एक चौथा वेक्टर जो मुझे सोचना है, तो आपके पास वो चौथे वेक्टर का कुछ भी है क्या जो आपको सोचना है, बताओ, कुछ भी नहीं है, तो उसको बिल्कुल जनरल फॉर्म में सोचेंगे। जनरल फॉर्म में कैसे सोचेंगे, वेक्टर डी मान लो उसको, एक्स टाइम्स आई कैप, या एबीसी भी मान सकते हो, लेकिन एबीसी से आप कंफ्यूज जाओगे क्योंकि एबीसी यहाँ पे भी लेटर्स आपने यूज किए हैं, तो आप एक्स वाई जेड मानो, एक्स टाइम्स आई कैप, वाई टाइम्स जे कैप एंड जेड टाइम्स के कैप। तो ये चौथा वेक्टर आपने सोच लिया बेटा। अब अगर आप इस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ले तो चौथा वेक्टर क्लियर पिक्चर में आ जाएगा। अभी छुपा हुआ है चौथा वेक्टर, जो वेक्टर आपको चाहिए वो अभी आपने जनरल फॉर्म में सोचा है, इसमें से एक्स वाई जेड की अगर मैं वैल्यू सोच लूं तो पता चल जाएगा ना चौथा वेक्टर क्या है। अब आपके पास इस चौथे का तीनों से 1 बाय 1 डॉट प्रोडक्ट क्लियर है ना, गिवन है ना, तो आप डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करें। सबसे पहले डी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो डी डॉट ए। तो अगर किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बोलो, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दोनों की कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो कैसे करेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम। तो x × 1 करेंगे हम यहां से, बताओ, तो x × 1 कितना होगा, x × 1 प्लस आगे बोलो y इंटू अगेन जे कैप भी 1 एंड देन फाइनली
z इंटू -3। तो उसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो इट इज लाइक x प्लस वाई -3z, यही बना। और ये डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, देखो 0, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, तो ये पहला वाला डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से XYZ में की इक्वेशन बन गई, बताओ। लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई डाउट? ओके, अब डी का बी के साथ कराओ वन बाय वन, डी का बी के साथ। अब जल्दी से डायरेक्टली करवा दो, डी का बी के साथ करवाना है। ओके, सो करो x इंटू वन अगेन x, y इंटू 3 कितना बनता है 3y, और z इंटू -2 कितना बनता है -2z, और ये डॉट प्रोडक्ट कितना गिवन है 0, 5, तो 5 लिख दूं इसके आगे, एंड दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। लास्ट इक्वेशन देखते हैं, डी का सी के साथ, वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट सी, यानी कि फाइनली इसका इसके साथ भी कराओ। तो x इंटू 2 गिव्स मी 2x, बोलो, एंड y इंटू 1 गिव्स मी y1 जा y, एंड z इंटू 4 गिव्स मी 4 टाइम्स z, और ये डॉट प्रोडक्ट कितना गिवन है देखो लास्ट में 8, दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। बताओ, अब हमने क्लास 10th में सीखा है कि लीनियर इक्वेशंस अगर आ जाएं तो जितने वेरिएबल्स हो उतनी इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन। तो XYZ 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है, तो ये सॉल्वेबल है। अगर इनमें से एक आध इक्वेशन कम होती तो ये सॉल्वेबल नहीं होती, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उसके निकलते, लेकिन यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है। जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस हो तो यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है। ओके ना? अच्छा, कोई मुझे अभी देखो, ये वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर्स के पार्ट एंड पार्सल है, कोई मुझे बताएगा कि अगर ये 3 वेरिएबल में इक्वेशंस हैं तो ये किस चीज की इक्वेशन है? जैसे 2 वेरिएबल में इक्वेशन होती है तो वो किस चीज की होती है? स्ट्रेट लाइन की। 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन होती है, लाइक अगर मैं कह दूं x प्लस वाई इक्वल टू 10, किस चीज की इक्वेशन है? तो यू विल टेल मी कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किसकी इक्वेशन, किसको रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करेगी? किसको? प्लेन, वेरी गुड। किसको रिप्रेजेंट करेगी? प्लेन को। ये 3 प्लेन्स हैं, स्पेस के अंदर 3 प्लेन्स की इक्वेशन है। हालांकि 3D में हम कल से आने वाले हैं, तो कल वहां पे अपन मतलब देखेंगे। प्लेन वाली एक्सरसाइज वैसे शायद आपकी कट गई है ना, कट गई ना? और थोड़ा बहुत तो सीखेंगे कि इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। चलो, इक्वेशन 1 2 3 आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इनको सॉल्व करके XYZ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताओ, कोई आइडिया? बोलो। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये तरीके थे ना हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को पहले ले लो, सेकंड और थर्ड को पहले ले लो, थर्ड और फर्स्ट को पहले, कुछ भी करके हमको XYZ सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखो यहां पे x और x दिख रहा है आपको, x और x दिख रहा है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके मैं x को एलिमिनेट कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो डू दिस, मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूं पहले। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना जरा। तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 3y में से y गया तो कितने y बचे? 2y। और आ जाओ, -2z में से -3z गया, यानी +3z हो गया, तो सिंगल z बच गया, बताओ। और RHS में भी करो, 5 - 0 गिव्स मी 5। तो 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई है, x एलिमिनेट हो गया, इक्वेशन 4। ओके, अब आपने फर्स्ट का सेकंड से कॉम्बिनेशन करवाया, तो आप फर्स्ट का थर्ड से करवा सकते हो और सेकंड का थर्ड से भी करवा सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आप फर्स्ट का थर्ड से करवाओ, सेकंड का थर्ड से करवाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन एक्स को ही एलिमिनेट करना, क्योंकि अभी आपने एक्स को ही एलिमिनेट किया है ना, तो अगली बार भी आप एक्स को ही एलिमिनेट करें। आप सेम वेरिएबल को एलिमिनेट करें, अगर आप वाई को करके आए तो दोबारा भी वाई को करें। तो बताओ क्या करें? तो सेकंड और थर्ड को यूज कर लें, बोलो। सेकंड और थर्ड को यूज कर रहे हैं तो देखो, एक्स को एलिमिनेट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक्स है और इधर क्या है? 2x। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स मी, क्या बनेगा बताओ? 2x प्लस 2 3 जा 6y माइनस 2 2 जा 4z 2 5 जा 10। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 5। अब 5 को 3 से सॉल्व कर दूं तो x एलिमिनेट हो जाएगा ना, बताओ। इक्वेशन 5 को 3 से सॉल्व कर दें, यानी माइनस कर दूं 5 - 3, तो हो जाएगा x एलिमिनेट अगेन। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3 gives me, so 2x - 2x eliminated, 6y में से y गया तो 5y, और -4z -8z इक्वल टू 10 - 8 गिव्स मी 2। तो ये लो अच्छा, इक्वेशन 6 बन गई। अब 4 और 6 दोनों इक्वेशंस y और z वेरिएबल में है, तो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है कुछ भी मेथड लगा के। इक्वेशन 6,
बोलो। तो 4 और 6 में अब कोई भी कोएफिशिएंट तो मैच कर नहीं रहा, इधर है 2, इधर है 5, इधर है 1, इधर है -8, तो नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो एक काम करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं अब की बार। तो सब्स्टिट्यूशन लगा दे, तो यहां से z की वैल्यू बताओ क्या आई। इक्वेशन 4 से z की वैल्यू क्या आई, 5 - 2y। इस 5 - 2y को उधर सब्सटीट्यूट कर दें, करो। तो 5y - 8 इंटू जेड की वैल्यू क्या है, 5 - 2y गिव्स मी 2। इसको सॉल्व करो। सो 5y - 8, 5 जा 40, -8 इंटू -2y +16y गिव्स मी 2। तो 5y + 16y यानी कि कितने y हो गए, 5y प्लस करना है ना, 21y इक्वल टू -40 उधर जाएगा तो 40 इंप्लाइज। तो y की वैल्यू बोलो। अच्छा 2 भी था, सॉरी। तो 5 -40, 42 हो गया वो, ओके। तो y की वैल्यू 2 आ गई, फिर 42 डिवाइडेड बाय 21 गिव्स मी 2। इस 2 को वापस इधर डालो तो z आ जाएगा। तो 5 - 2 इंटू 2 गिव्स मी 1। तो अगर दो वेरिएबल आ गए तो इसको किसी भी तीनों इक्वेशन में पुटअप कर लो, ले लो फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर लो दोनों को। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2, -3 इंटू जेड की वैल्यू क्या निकाली आपने, 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x 3 × 1 = 3, तो 2 - 3 इज -1, -1 उधर जाके +1। सो ये लो साहब, x भी क्लियर हो गया, ये y भी क्लियर हो गया, नहीं ये z है और ये y है ना। तीनों क्लियर हो गए, तीनों को डाल दो गिवन वेक्टर में, आपको गिवन रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए था। रिक्वायर्ड वेक्टर बन गया आपका वेक्टर डी इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या निकाली 1, तो 1 टाइम्स i कैप यानी सिंगल आई कैप। फिर y की वैल्यू 2 है तो 2 y कैप, 2 j कैप, सॉरी y की वैल्यू डाल रहे हैं तो। और z की वैल्यू भी अगेन 1 है, तो k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर जिसकी आपको तलाश थी। बोलो तरीका समझ आया। अब इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने 2 को 1 से एलिमिनेट किया, मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है किसी और ने कोई और तरीका यूज किया हो, बट आंसर सेम आना चाहिए, बात वो है। तो आ रहा है किसी का। हाँ अच्छा, ऑप्शन थे तो हो सकता है कि दूसरा अटेम्प्ट किया हो। तो ये वाला किस किस ने अटेम्प्ट किया था इन द टेस्ट, आपने किया था, हो गया था, ऐसे ही किया था, ओके। हो गया था साक्षी, आंसर नहीं आया, ओके। और किसने किया था, रोनित आंसर आ गया, कैलकुलेशन गलत हो गई, ओके। चलो देखते हैं फिर, चलें थर्ड क्वेश्चन पे, मतलब सेकंड का ही सेकंड ऑप्शन जो है, जो बाकी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कर दूं उसको डिलीट। बाकी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो बाद में आप थोड़ा सा पॉज कर करके अगर चाहो तो एक्सप्लेनेशन नोट डाउन भी कर सकते हो समवेयर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी आपको पता करना है, और आपको ए बी सी की कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, ए तो है ये, बी है ये, और सी है ये। आपने देखो नोटिस किया बेटा, वेक्टर अलजेब्रा टोटली प्लस माइनस गुणा भाग करने वाला चैप्टर है क्या इसमें कुछ भी टेक्निकल है क्या, जैसे कैलकुलस में बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है ना, बहुत सारा उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व होता है, काफी कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर नॉलेज स्ट्रांग है तो वेक्टर अलजेब्रा तो मैं अल्जेब्रिक पोर्शन का पार्ट मानता हूँ, ज्योमेट्रिक पोर्शन का पार्ट मानता ही नहीं हूँ। प्लस माइनस गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा, देखो ध्यान से, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, ओके। सो ए बी सी अगर तीन वेक्टर्स हैं तो ए का बी क्रॉस सी पर प्रोजेक्शन चाहिए, ए का बी क्रॉस सी पर प्रोजेक्शन चाहिए। तो पहले तो साहब आप बी क्रॉस सी करवाओ, देखो वो वेक्टर कैसा है, ठीक है। बी क्रॉस सी पर प्रोजेक्शन चाहिए ना, तो बी क्रॉस सी करवा के देखो वो वेक्टर कौन सा है। तो लेटस से बी क्रॉस सी करवाता हूं मैं, बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी को लेटस से मैं वेक्टर डी का नाम दे देता हूं। तो बोलो बी क्रॉस सी कैसे करवाते हैं, बोलो। वही डिटर्मिनेंट 3/3 का, आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो वेक्टर बी के कंपोनेंट्स क्या है, 3 1 4, 3 1 4। वेक्टर सी के कंपोनेंट्स क्या है, बोलो 1 -1 एंड 1, ओके। सॉल्व कर दें, जल्दी से सॉल्व करो। सो आई कैप के कंपोनेंट को निकालते हैं, ये गया 1 1 जा 1 माइनस -4 यानी 1 + 4 हो गया, यानी 5 टाइम्स आई कैप हो गया क्या, बोलो बोलते जाओ, 5 टाइम्स आई कैप। जे कैप के लिए आओ, ये गया 3 1 जा 3 -4 -1, और जे कैप में भी माइनस लगा हुआ होगा तो प्लस प्लस जे कैप हो जाएगा, करेक्ट है क्या, ठीक है। और के कैप के कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं, तो 3 × -1 -3 -1 -4 टाइम्स के कैप। तो ये मिल गया ना मुझे फाइनली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर, बोलो मिल गया। तो आपको ए का बी क्रॉस सी पे प्रोजेक्शन चाहिए था, तो इनडायरेक्टली आपको ए का डी पे चाहिए,
बी क्रॉस सी को सॉल्व करके आपने डी बना दिया। तो ए का डी पे प्रोजेक्शन चाहिए, ए का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन डी कैसे निकालते हैं? किसी का किसी पे प्रोजेक्शन, जिस पर प्रोजेक्शन निकाला जाए उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। जिस पर, तो डी पर है तो डी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। निकाल लो, लगे हाथ। डी कैप यूनिट वेक्टर मतलब डी कैप। तो कैसे निकालते हैं उसको? उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। यही तरीका है, बोलो। चलो तो निकालो मैग्नीट्यूड। ऊपर तो वेक्टर डी एज इट इज लिख दो, जे कैप -4 के कैप। निकालो मैग्नीट्यूड। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16। तो कितना बनाइए? 42। √42 सॉल्वेबल? नो। 2 × 3 × 7 तो नॉट सॉल्वेबल। ठीक है, तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। 5 डिवाइडेड बाय √42 टाइम्स आई कैप, आगे बोलो, प्लस 1 डिवाइडेड बाय √42 टाइम्स जे कैप, और आगे बोलो -4 डिवाइडेड बाय √42 टाइम्स के कैप। ये मेरा यूनिट वेक्टर डी कैप आ गया। अब आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन डी कैसे निकालेंगे? बोलो। ए डॉट डी कैप इस तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? ए डॉट डी कैप। चलें आगे। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, और जिसका निकाल रहे हो उसको ओरिजिनल वेक्टर को लेना है। तो ए तो ओरिजिनल ही आएगा, डी का यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, फिर आप जब एग्जाम में करो तो ए को यहाँ लिख देना, डॉट लगा देना, डी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। अभी अपन डायरेक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब सब जानते हैं क्या करना होता है, स्केलर प्रोडक्ट्स का, स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। तो 1 का किससे प्रोडक्ट करा दूंगा? इससे। 3 का किससे करा दूंगा? इससे। एंड 7 का किससे करा दूंगा? इससे। यही करना है, करो। सो 1 का इससे कराया तो ये का ये मिल गया, 1 × 5 डिवाइडेड बाय √42 प्लस, आगे बढ़ो, फिर 3 का करवा दिया 1 डिवाइडेड बाय √42। फिर आगे बढ़ो तो 7 का किससे कराएंगे? माइनस से, प्लस 7 × -4 डिवाइडेड बाय √42। यही होगा, सही किया है ना? चलो तो 1 से कराएंगे तो 5 डिवाइड बाय √42, देन फिर 3 से कराएंगे तो 3 डिवाइड बाय √42, और फिर फाइनली 7 × -4 क्या होता है? -28 डिवाइडेड बाय √42। यहाँ तो कोई डाउट? ओके, सो 5 + 3 इज 8, 8 - 28 इज -20 डिवाइडेड बाय √42 इज द फाइनल आंसर। चेक करो, करेक्ट है। बाकियों ने जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था, कोई डाउट नहीं है, आंसर भी मैच हो रहा है। अब आपको ये पता हो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोजेक्शन होता क्या है, तो प्लस माइनस गुणा भाग के अलावा कुछ किया है क्या? बताओ। टोटल अलजेब्रिक चैप्टर है ना, बस नॉलेज होनी चाहिए। चलें आगे। यस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, चलें आगे। ओके, कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर 3। अगर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और जब से जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला। पर ये है कि वही बात है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप यूजुअल 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप कौन से वेक्टर्स होते हैं बताओ? क्या सिखाया है? आई कैप, जे कैप, के कैप जो होते हैं यूजुअल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्चुअली ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? बोलो, आई कैप का मीनिंग क्या होता है? यस, एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का वेक्टर ही आई कैप होता है। वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का वेक्टर जे कैप होता है। और जेड एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का वेक्टर के कैप होता है। ठीक है, और वैसे तो ये होता है ही सही, पर उसने भी क्लियर कर दिया कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ये हैं, जो होते हैं वही हैं, कुछ अलग नहीं है। तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, जो नीचे नीचे जो भी वैल्यू आपको गिवन है। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। ठीक है, क्या कह रहा है? आई का पहले आप जे क्रॉस कैसे डॉट प्रोडक्ट करो। देखो, आई की जगह तो मैंने लिख दिया आई, डॉट प्रोडक्ट की जगह डॉट प्रोडक्ट। जे क्रॉस के क्या होता है? तो हमने क्या सिखाया? अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो पॉजिटिव, नहीं हो रहा है तो नेगेटिव। तो जे का के से क्रॉस प्रोडक्ट आई आएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये चेक करने के लिए आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। जे के साथ के आ रहा है, जे के बाद ही आता है के, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो पॉजिटिव आई कैप आ जाएगा। समझ गए? प्लस जे कैप तो एज इट इज लिखो, डॉट लगाओ। आई का के से क्रॉस प्रोडक्ट आना तो जे है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव?
तो आई और के अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बी लाइक माइनस जे कैप, एंड देन फिर आ जाओ के कैप डॉट प्रोडक्ट जे का आई के साथ, बताओ नेगेटिव के या पॉजिटिव के, नेगेटिव, जे के बाद आई नहीं आता, जे से पहले आई आ जाता है, तो माइनस के कैप। ओके, तो आई डॉट आई यानी, आई डॉट यानी आई का स्क्वायर, ठीक है, जे डॉट ये माइनस लग गया यहाँ पे तो माइनस लगा दो, तो माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और के कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आई कैप जे कैप के कैप तो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सही किया, तो ये क्या आएगा आंसर, माइनस वन आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर माइनस, देखो 4 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है, अगर नॉलेज अच्छी है तो ये फटाफट से आप ये 1.5 मार्क्स यहाँ पे ग्रैप कर सकते हो, इवन सेकेंड वाले में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है चलें, ओके, कर दूं डिलीट। सेकंड में देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार लगानी पड़ेगी, उसके बाद वही काम करना है जो अभी अपन ने किया है। ठीक है, कभी भी याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की एडिशन पे लगती है, एडिशन की मल्टीप्लीकेशन पे कभी नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 + 6 है, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 3 × 5 + 3 × 6, पर अगर 3 + 5 × 6 है तो आप इसको यूं कतई नहीं लिख सकते कि 3 + 5 × 3 × 6, नहीं लिख सकते ना। तो एडिशन की मल्टीप्लिकेशन पे अलाउड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन पे अलाउड है। वेक्टर्स की दुनिया में क्रॉस प्रोडक्ट की भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और डॉट प्रोडक्ट की भी, दोनों की अलाउड है, पर होनी मल्टीप्लिकेशन की एडिशन पे चाहिए। तो यहाँ में मल्टीप्लिकेशन की एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप यूज करो तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो पहला क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे, फाइन, प्लस आगे बोलते जाओ आई क्रॉस के, ठीक है, आगे बोलो प्लस। अब याद रहे क्रॉस प्रोडक्ट है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो जे क्रॉस के को कोई के क्रॉस जे नहीं लिखेगा, जे क्रॉस के ही, उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता तो हम उल्टा फुल्टा कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो जे क्रॉस आई को भी आपको जे क्रॉस आई ही लिखना है, ओके ना, क्योंकि अगर आपने जे क्रॉस आई को आई क्रॉस जे कर दिया तो प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा, आ जाएगा। आगे बोलो के क्रॉस आई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के क्रॉस जे, ठीक है, तो 6 वेक्टर्स का सम हो गया ये। चलो एक एक करके 6 के 6 को सॉल्व करो। आई क्रॉस जे क्या होता है जल्दी बोलो, के पॉजिटिव वाला, प्लस आगे बोलो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस के कैप, ओ सॉरी माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, प्लस जे क्रॉस के पॉजिटिव आई कैप, ठीक है, आगे बोलो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, फिर आगे बढ़ो के क्रॉस आई। अब देखो के बाद आई आएगा क्योंकि वो साइकिल फॉलो होगी, है ना, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ऐसे मत कहना कि नहीं हो रहा कि के बाद तो एल आता है सर, तो सारे अल्फाबेटिक लेटर्स तो ना लेना है, आई जे के कोई रिपीट करना है, तो के क्रॉस आई जे के पॉजिटिव वाला ही माना जाएगा। ओके, के क्रॉस जे ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का आई कैप, सब खत्म हो गया, ठीक है, के कैप से माइनस के कैप कैंसिल आउट, माइनस जे कैप से प्लस जे कैप, एंड आई कैप से माइनस, तो आंसर इज व्हाट, आंसर बताओ, जीरो, आंसर बोलो, जीरो इज नॉट द राइट आंसर, जीरो वेक्टर इज द राइट आंसर। अब अगर किसी ने वेक्टर नहीं लगाया तो उसके मार्क्स काटने, याद रखना, ये दिस द बिगेस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम दिस क्वेश्चन, किसी ने वेक्टर नहीं लगाया तो उसके मार्क्स, आधा मार्क्स एटलीस्ट काटने हैं, 1.5 में से 1 ही देना है, क्योंकि बेटा वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर नहीं होता है, वेक्टर होता है। तो ये सारे के सारे जो थे क्रॉस प्रोडक्ट थे, एक बार भी डॉट प्रोडक्ट था क्या यहाँ पे, सो क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, सो जीरो नहीं लगाना, क्या लगाना है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर लगाया है तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 1 मार्क ही मिलेगा, ठीक है, ओके। पेन से फिगर बनाने के भी काटेंगे, वो लास्ट में डिसाइड करते हैं, ठीक है, चलें नेक्स्ट। तो उसको वही टेंशन लग रही है कल से, नींद तो आ गई थी क्या रात को, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल अबाउट दिया। दिया वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन शी वॉक 7 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। आ जाओ, नॉर्थ जाना है पहले उसको, फिर 7 किलोमीटर 60 डिग्री घूम जाना है नॉर्थ ऑफ वेस्ट में, फिर स्टॉप हो जाएगी, तो दिया का डिस्प्लेसमेंट बताना है इनिशियल पॉइंट से डिपार्चर पॉइंट पे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको क्या याद रखना है कि के कैप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये सारा वो अर्थ पे चलेगी, अर्थ पे चलेगी तो स्पेस में आएगी नहीं, स्पेस में आएगी नहीं तो 3D में जाएगी नहीं,
तो आई कैप और जे कैप का ही वेक्टर बनेगा, के कैप तो इसमें कभी ही बनेगा ही नहीं। अब आगे चल के ऐसा वेक्टर आ जाएगी, उड़ान भर ली उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे उड़ान भर ली, ऐसा क्वेश्चन आज अभी तक तो आया नहीं, तो फिर के कैप का अस्तित्व होगा, बट वो काफी एटमोस्ट डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। आ जाए तो पता नहीं। चलो आओ। सो अभी के लिए तो हम एक 2D प्लेन बनाते हैं और डायरेक्शंस को मार्क करते हैं। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, राइट साइड विल बी ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड विल बी वेस्ट। स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करना है, चाहे से दिया कहीं भी हो, ठीक है। दिया इज एट ओरिजिन एट प्रेजेंट। आ जाओ, 7 किलोमीटर नहीं, शुरू से आओ, 10 किलोमीटर जाना है नॉर्थ, तो नॉर्थ विल बी अप साइड, और कितना चलना है उसको, 10 किलोमीटर। तो लेट्स से 10 किलोमीटर हम थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर चल दिया। ओके, तो ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर से, लेट्स से इसको ए मार्क कर देता हूँ। इसको क्या मार्क कर दिया हमने, ए, एंड दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ए से उसने कौन सी डायरेक्शन फॉलो करी, 7 किलोमीटर चला वो तो बात की बात है, डायरेक्शन देखो कौन सी फॉलो करी, 60 डिग्री भी बात की बात है, डायरेक्शन देखो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट से मतलब वेस्ट से नॉर्थ घूमना है, वेस्ट से नॉर्थ। अब वेस्ट डायरेक्शन तो नीचे है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट से पैरेलल एक डायरेक्शन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये हो गई हमारी वेस्ट डायरेक्शन। इस वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ की साइड घूमो, नॉर्थ मतलब ऊपर। देखो नॉर्थ घूमता तो ऊपर होता, साउथ घूमता तो नीचे होता, तो नॉर्थ घूम रहा है ऊपर की साइड, और कितना डिग्री घूम रहा है, 60 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक एक लाइन फॉलो होगी जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, लाइक दिस। ये एंगल कितना है बोलो, 60 डिग्रीज। और अब वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है, एंड दिस पॉइंट इज माई द फाइनल पॉइंट, फाइनल टर्मिनल पॉइंट। और ये डिस्टेंस कितना है, ये 7 किलोमीटर, ठीक है, डन। अब आपको ओ से उसके इनिशियल पॉइंट से उसके टर्मिनल पॉइंट पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बतानी है। उसका फाइनल वेक्टर क्या बना, ठीक है। तो फाइनल वेक्टर ये बना, वेक्टर ओ बी। बताओ, तो वेक्टर ओ बी इज ऑल यू नीड टू फाइंड। समझ आया, वेक्टर ओ बी आपको फाइनली निकालना है, समझ आया ना। चलो, अब ट्राइंगल लॉ को फॉलो करूं, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल के अंदर यूजिंग ट्राइंगल लॉ, वेक्टर ओ बी क्या होगा बताओ। ट्राइंगल लॉ के अंदर, ओ ए बी के अंदर वेक्टर, ट्राइंगल लॉ यूज करें तो वेक्टर ओ बी कैसे निकलेगा, ओ से ए जाओ, ए से बी जाओ, तो वेक्टर ओ ए, आगे बोलो प्लस वेक्टर ओ बी, ऐसे ही तो होगा। सॉरी, ए बी नॉट ओ बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। बताओ ऐसे ही होगा। अब वेक्टर ओ ए की वैल्यू निकालना आसान है, किसी भी 2D प्लेन पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस चलते हैं तो वो वेक्टर निकालना बड़ा आसान है, लेकिन डायगोनली चलते हैं तो वो वेक्टर निकालना मुश्किल है। तो वेक्टर ओ ए तो इजीली कैन बी फाउंड। देखो, अगर हम नॉर्थ साइड डायरेक्शन जाएंगे तो जे कैप जाएंगे, और साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस जे कैप जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो आई कैप जाएंगे, और वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई कैप जाएंगे, के कैप तो जाते ही नहीं है। तो ये निकालना तो आसान है। तो 10 किलोमीटर ऊपर जाओ जे कैप की साइड, तो क्या बनेगा ये बताओ, 10 टाइम्स जे कैप, यही बनेगा बताओ, 10 टाइम्स जे कैप, अज्यूमिंग दैट कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो हम 10 जे कैप मार्क कर सकते हैं इसको, वेक्टर ओ ए को। वेक्टर ए बी अभी भी मुश्किल है, वेक्टर ए बी क्योंकि डायगोनली जा रहे हैं यूं, तो यूं डायगोनली जा रहे हैं तो हम कोई पता नहीं है कि आई कैप कितना इसमें काउंट हुआ और जे कैप कितना काउंट हुआ, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी को निकालने के लिए पर्पस से बी वेक्टर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दिया, लेट्स से इसको पी मार्क कर दिया। आप ट्राइंगल एपीबी को आप अलग से नीचे कंसीडर करो, ए, ये बी था, और ये क्या था, बी। ए बी कितना था, 7 किलोमीटर्स। ओके, ये वाला एंगल कितना था, 60 डिग्रीज। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल और एक साइड गिवन है, तो बची हुई दो साइड्स निकाली जा सकती है, इवन बचे हुए दो एंगल्स भी निकाले जा सकते हैं। एंगल्स तो ऐसे भी निकाल लोगे 40 डिग्री, बट एंगल की जरूरत नहीं है, नहीं 40 डिग्री क्यों होगा, 30 डिग्री है ना, बट एंगल की जरूरत नहीं है। आप साइड पी बी और साइड पी ए निकाल सकते हो ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री बोलो। तो एक बार आप साइन 60 डिग्री यूज कर लो, एक बार आप कॉस 60 डिग्री यूज कर लो, उससे पी और पी बी निकल जाएंगे। चलो यूज करो। सो साइन 60 डिग्रीज कितना होता है बताओ, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट क्या है, पीबी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, 7। ओके, तो साइन 60 यानी कि √3/2 गिव्स मी पीबी अपॉन 7, तो पीबी की वैल्यू बोलो,
7 7√3 / 2। ओके, पीबी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, मैं मार्क कर देता हूँ, 7√3 / 2। सिमिलरली cos 60 डिग्री अगर यूज करें तो पीए, या फिर अब तो आप दो अगर साइड्स आ गए तो पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, cos 60 डिग्री यूज करना जरा। क्या होता है cos 60 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, पी ए, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 7, cos 60 क्या है 1/2 इक्वल टू पी ए बाय 7। सो पी ए की वैल्यू बोलो यहाँ से 7/2। तो ये आ गई 7/2। ओके, अब आप इस ट्राइंगल के अंदर वेक्टर ए भी निकालना चाह रहे हैं ना, तो इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल लॉ लगा दो। तो ट्राइंगल लॉ के अंदर, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो वेक्टर ए बी कैसे आएगा, वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर पी बी, ऐसे ही आएगा। बोलो, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो बोलो यहाँ से, बोलो ए बी वेक्टर को मैंने एक्सप्लोर कर दिया, तो वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर पी बी, यूं ही होगा। इसको दो वेक्टर्स में एक्सप्लोर कर दिया। अब वेक्टर एपी निकालना मेरे लिए आसान है और वेक्टर पीबी निकालना आसान है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। कोई भी वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालना मेरे लिए आसान है, डायगोनल निकालना मेरे लिए मुश्किल है। तो 10 j कैप एज इट इज। बोलो, एपी वेक्टर जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस आई कैप। देखो चार डायरेक्शन याद कर लो, नॉर्थ डायरेक्शन में प्लस जे कैप, साउथ डायरेक्शन में माइनस जे कैप, ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव आई कैप, और वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिव आई कैप। के कैप तो जाना ही नहीं है। ओके, सो एपी डायरेक्शन इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो ये 7/2 टाइम्स माइनस आई कैप हो जाएगा। बोलो, यानी कि -7/2 आई कैप हो जाएगा। समझ आया ना। ओके, पीबी डायरेक्शन अगेन नॉर्थ साइड डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव जे कैप, और कितना कितना चल रहे हो आप, 7√3, तो +7√3/2 टाइम्स जे कैप हो जाएगा। अब इन सबको मर्ज करते हैं और फाइनल वेक्टर मिल गया मुझे। तो आई कैप तो अकेला ही है, एज इट इज लिख दो, -7/2 टाइम्स आई कैप, और इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सो टेक एलसीएम, 2 × 10 20, 20 प्लस 7√3 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस मच ऑफ j cap is your final displacement. This vector is Dia's final displacement from her initial point to her terminal point. Okay, समझ आया। This is final vector OV and final answer to the question. क्लियर है। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन के लिए रेडी रहना बेटा, 5 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करके जाना, कहीं से भी ढूंढो, ऑनलाइन सर्च करो, किसी बुक से देखो, या खुद से बनाओ, इधर गए उधर गए इधर गए, और फिर खुद से सॉल्व करके देखो। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आना तय है लगभग। ओके ना, ठीक है चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का नहीं, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट इज फॉर एनी टू वेक्टर्स प्रूव कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। ये प्रूव करी थी हमने। सो दो तरीके की इनइक्वालिटी, एक एक नंबर की आती है मैक्सिमम, पर आती है, कई बार घूम फिर के आ ही जाती है। तो एक तो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी और एक है कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, जिसमें से यहाँ पे क्या प्रूव करनी है आपको, कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी होती क्या है, प्रूव करना तो बात की बात है ना। जैसे मैंने कहा प्रूव करो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो पता होगा तभी तो प्रूव करोगे। तो बताओ कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी क्या होती है। हम्म, सौम्या बताओ, कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी क्या होती है। क्यों नहीं पता, गया एक नंबर। बिल्कुल लिख लो, बोर्ड्स में से गया एक नंबर, बोर्ड्स में से ये एक नंबर गया। ठीक है ना, इफ वी आर टेकिंग एनीथिंग नॉन सीरियस, सो दिस इज गोइंग टू हैम्पर योर बोर्ड रिजल्ट्स। कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी बोलो दिया, नहीं पता, उधर से बोलो प्रियांशु। तो प्रूव करना दूर की बात है, पता ही नहीं है। क्या हम जो पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है, या ये अप्रोच लेके जा रहे हैं हम एग्जाम में कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा, जो हम छोड़ रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आएगा। बोलो साक्षी। ओके, सो पुराने स्टूडेंट्स में किसी को नहीं पता। बोलो अंश। यस, दो वेक्टर्स का देखो, इजी लैंग्वेज में याद करो चीजों को, इजी लैंग्वेज में याद करो, लेमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में देहाती लैंग्वेज में याद करो। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा या बराबर होता है उन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट से। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड छोटा या बराबर होता है किससे, उन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट से। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड
छोटा या बराबर होगा किससे? इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट से। इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट से। ये है कॉशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। याद हुई? अब द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको प्रूव कैसे करें, राइट? इसको प्रूव कैसे करें? तो प्रूव करने के लिए आप ए डॉट बी को एक्सप्लोर करने से स्टार्ट करो। तो मुझे बताओ, वी नो दैट ए डॉट बी क्या होता है? वी नो दैट, बोलो ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए, बोलो आगे। मैग्नीट्यूड बी, आगे cos थीटा। फाइन। अब देखो, यहां से cos थीटा को उधर छोड़ के ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी को इधर ले जाओ। याद रहे, यहाँ पे आरएचएस से चीजें एलएचएस में जा सकती हैं, बट एलएचएस से चीजें आरएचएस में नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे वेक्टर ऑपरेशंस लग रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है ना? तो वहां से ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ए को हटा के यहाँ लगा दूं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां से चीजें वहां जा सकती है, क्योंकि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो यहां से आप cos थीटा को छोड़ के बाकियों को इधर ले आओ। तो इट इज लाइक ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी कि एक तरीके से एंगल निकालने का फॉर्मूला रेडी कर लिया मैंने, cos थीटा। ठीक है। अब आप दोनों साइड्स मॉड्यूलस लेंगे। क्या लेंगे आप इस इक्वेशन में? दोनों साइड्स मॉड्यूलस, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग मॉड्यूलस ऑन मॉड्यूलस। क्यों ले रहा हूं मैं मॉड्यूलस? क्योंकि यहाँ पे ए डॉट बी का क्या लिया है उन्होंने? ए डॉट बी का क्या लिया है उन्होंने, बोलो? मैग्नीट्यूड है ये। ए डॉट बी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मॉड्यूलस है। क्या है? मॉड्यूलस। ए डॉट बी का जो आंसर आएगा, इन केस वो नेगेटिव आता है तो आप पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के बाद वो छोटा या बराबर होगा। नेगेटिव बना दोगे तो वो खुद छोटा, वो उसके छोटे से बराबर के बराबर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ गए क्या? ओके, सो टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। तो जब अपन मॉड्यूलस लेते हैं, तब अपन उसी क्वांटिटी पे मॉड्यूलस लगाते हैं जिसके नेगेटिव आने के चांसेस हैं। जिसके नेगेटिव आने के चांसेस ही नहीं, उस पे मॉड्यूलस लगेगा क्या? तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? लेकिन ए डॉट बी तो नेगेटिव हो सकता है ना, डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो सकता है। तो आई विल पुट अ मॉड्यूलस साइन ऑन ए डॉट बी लाइक दिस। और इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और आरएचएस में cos थीटा नेगेटिव हो सकता है, तो उस पर मैंने लगा दिया मॉड्यूलस। यहां तक कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट? एनीवन? अब cos थीटा की रेंज बताओ। वी नो दैट, वी नो दैट cos थीटा रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। ओके, सो cos थीटा की रेंज अगर -1 से 1 है, तो प्रियांशु बताओ, मॉड्यूलस cos थीटा की रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगी? cos थीटा -1 से 1 वेरी करता है, तो मॉड्यूलस cos थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से 1। भाई मैक्सिमम वैल्यू विल रिमेन द सेम, बट अब मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना, मॉडुलस लग गया ना। तो ये कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से 1 वेरी करेगा। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ, इधर देखो ध्यान से, कॉस थीटा की वैल्यू में, मॉडुलस कॉस थीटा की वैल्यू -1 से छोटी है, ओ सॉरी 1 से छोटी है। मॉडुलस कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है, और ये मॉडुलस कॉस थीटा इस क्वांटिटी के बराबर है, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। 1 या 1 से छोटी होगी, बोलो? होगी ना? सो मैं इसके आगे इस कॉस थीटा, मतलब इसको हटा के, मैं लेस देन इक्वल टू 1 लगा सकता हूं, क्योंकि कॉस थीटा इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 1। हम प्रेजेंट ऐसे करेंगे, इसके आगे हम लिख देंगे इस लेस देन इक्वल टू 1, और इसका रीजन हम डालेंगे, ऐसा क्यों लिखा, ये पूरा इसका रीजन हो जाएगा, इसलिए ये लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो गई। बोलो, किसकी? मॉड्यूलस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी लेस देन इक्वल टू 1 हो गई। अब वापस आप इसको उधर मल्टीप्लाई करा दो तो हो गया काम। ए डॉट बी का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल गेट द सेम थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रूव्ड। ठीक है, ओके। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी में कोशी स्क्वायर
ये तो तय है कि मार्क्स कटेंगे। कितने कटेंगे वो देखते हैं। चलो सौम्या जाओ अगर जाना है तो। ऐसे उमंग भरी निगाहों से मत देखो। जाना है? अब तो रहने दो। तो बता देते बीच में जाना था तुम, फिर मुझे कहोगे मेरी वजह से स्कूल छूट गया। हाँ जाओ, आप तो कल भी कहाँ आए थे, तो आप तो वैसे भी स्पेक्टेटर हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 3 वेक्टर्स हैं अब हमारे पास, ए बी एंड सी, एंड व्हाट दे आर फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है। ए का मैग्नीट्यूड ये रहा, बी का ये रहा, और सी का ये रहा। तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। साथ में ए प्लस बी प्लस सी एक जीरो वेक्टर है, ये भी गिवन है। पहले तो बताओ इस चीज का मीनिंग समझ में आता है सबको कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर कैसे हैं? यस, वेरी गुड। जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोलाइड करें, जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म हो गए, तभी तो जीरो वेक्टर होता है। तो इसका अगर एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी को देना हो तो हाउ विल यू से कि देखो ये रहा सर वेक्टर है ना, ये रहा वेक्टर बी, ओके, और ये जो वापस में आ रहा हूं, ये वापस में आ रहा हूं, ये है वेक्टर सी। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेक्टर सी है। तो अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो जाएगा। तो इन दिस वे इट इज जीरो वेक्टर। ओके, चलें आगे। ठीक है, ये तो था पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। इन दोनों के, इन तीनों के सम की वैल्यू चाहिए। हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं खुद से ही। ओके, ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी, किसी भी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो बदले में क्या मिलता है? रिजल्ट, एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा एज रिजल्ट। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो? कहां से पता चला? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी खुद एक जीरो वेक्टर है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करो, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। होगा, जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। तो ये जीरो का स्क्वायर कर दूं, दैट मीन जीरो। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे लगा दो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अभी तक लगा रहे थे। तो ए का ए के साथ ए डॉट है, वन बाय वन लगानी पड़ेगी। ए का बी के साथ, यानी नो वैक्टर्स का सम बनेगा। देन बोलो ए का सी के साथ, सही है। फिर बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ, एंड देन बी का सी के साथ, फाइनली सी का ए के साथ, सी का बी के साथ डॉट, एंड सी का सी के साथ इक्वल टू व्हाट? जीरो। सो ए डॉट ए इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बी डॉट बी इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। एंड सी डॉट सी इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ओके, और बाकी सारी चीजें दो दो बार चेक करो। ए डॉट बी है हमारे पास, ए डॉट बी कहाँ है? ये रहा। तो बी डॉट ए है, जिसको अगेन क्या लिख सकते हैं हम? ए डॉट बी, नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, फिर बी डॉट सी है तो सी डॉट बी को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम? बी डॉट सी। और फिर सी डॉट ए है तो इधर इधर वाले ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं अपन? सी डॉट ए। ओके, सो इनके अलावा जो चीज मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। ये सब मिलेगा, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, इक्वल टू क्या हो गया सब मिला के? जीरो। अब ए बी और सी के मैग्नीट्यूड्स गिवन है, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 2। तो जो जो भी गिवन है वो लगा दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी 1 का स्क्वायर लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि 4 का स्क्वायर लगा दो, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी यानी कि 2 का स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू जीरो। और इन सब में से 2 को कॉमन ले लो, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, इक्वल टू जीरो। कितना बनाइए? 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 4 गिव्स मी 21। तो 21 उधर जाके माइनस का 21, ये किसकी वैल्यू है? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू है। तो 2 को उधर भेज दो, आंसर आ गया। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए गिव्स मी -21/2। ओके, इजी था ये, यही वाला अटेम्प्ट किया था सभी ने, या एनी अदर?
सेकंड वाला किया था किसी ने? सेकंड वाला तो देखो, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ये दो ऑप्शन आते हैं तो फर्स्ट वाला ही करना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला और कुछ नहीं पता पर लेंदी तो है। ठीक है, सेकंड वाले में दो दो क्वेश्चन है, पहले कोलिनियरिटी प्रूव करो फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। चले, सेकंड एंड द लास्ट क्वेश्चन। चले, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी? ओके, लास्ट वन, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स 1 2 एंड 3 आर कोलिनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको कोलिनियर प्रूव करो। कोलिनियर बोले तो लाइंग ऑन द सेम लाइन। और फिर एक बार कोलिनियरिटी प्रूव हो गई तो उसके बाद बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो बताओ। रेशियो ऑफ डिवीजन बताओ, रेशियो ऑफ डिवीजन बताओ। अगर ये कोलिनियर नहीं है, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो अगले क्वेश्चन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो इनवैलिड हो जाता है, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसलिए पहले कोलिनियरिटी प्रूव करवा दी। ओके, चलो जी। तो ए बी सी को कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं ये भी बता दो। कोलिनियरिटी प्रूव करने कराने के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में? लेट्स से अभी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये लो साहब, ए यहाँ लगा दो और बी यहाँ लगा दो। वैसे तो पता नहीं एबीसी है, ऐसे भी हो सकता है एसी भी, ऐसे भी हो सकता है ए बीच में हो, लेकिन अभी अंदाजे से मैं एबीसी ऐसे ही लगा देता हूँ। सी यहाँ लगा दो। तो ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास 1 -2 -8। बी के हैं हमारे पास 5 0 -2 एंड सी के हैं हमारे पास 11 3 एंड 7। बताइए कैसे कोलिनियरिटी प्रूव करते हैं? पहले पोजीशन वेक्टर बना दो, ओ ए ओ बी ओ सी, देन किन किन का डॉट प्रोडक्ट? हम्म हम्म, ओके, एक तरीका ये हुआ। देखो एक चीज आपने बोला वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी बना दो, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर बना के उसको बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का। जैसे वेक्टर ए बी चाहिए तो बी माइनस ए डायरेक्ट कर दो। आप जो कह रहे हो वो भी एक ही बात है, एक्चुअली वो उसका प्रूफ है। वेक्टर ए बी कैसे बना था, बी माइनस ए बना था, उसका प्रूफ क्या था, ओ ए बनाओ ओ बी बनाओ, लेकिन अब प्रूफ थोड़ा ना करने बैठेंगे, तो वो चीज तो डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, तो कुल मिला के अल्टीमेटली आपको 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाना है, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी। और फिर उनके बीच का आप मतलब तीन में से कोई भी दो बना दो, ऐसे कह रहे हो आप, ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी दो बना दो और उन दोनों के बीच का एंगल निकालो। एंगल 0 या 180 आना चाहिए। अगर 0 या 180 आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन वे टू फाइंड कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। सेकंड, और कोई तरीका? रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को तो भूल जाओ, आप सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, रेशियो निकालने लग जाओ और रेशियो सेम आ जाए तो जा। ऐसा होना चाहिए। ओके, उनको डीआरस बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियो सेम होने चाहिए। ये सबसे आसान और सबसे जल्दी करने वाला तरीका है जो ऋषिका ने बताया। आप वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी, लेकिन इसमें तीनों निकालने पड़ेंगे। इसमें वेक्टर ए बी और बी सी से काम नहीं चलेगा, जैसे उसने जो बताया उसमें दो वेक्टर से काम चल जाएगा, है ना। आप तीनों वेक्टर निकालो, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी। तीन वेक्टर निकालें, तीनों के डीआरस देखो, डायरेक्शन रेशियोस यानी स्केलर कंपोनेंट्स। अगर वो स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, दैट मीन्स दे आर इन द सेम रेशियो, तो आप प्रूव कर दो कि ये कोलिनियर है। ओके, और कोई तरीका? यस, मैग्नीट्यूड। आप वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर बी सी का निकालो, वेक्टर ए सी का निकालो, तीनों के मैग्नीट्यूड हमारे हाथ में। अगर किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर है, ए बी बी सी का सम ए सी के बराबर है, ए बी ए सी का सम बी सी के बराबर है, या बी सी ए सी का सम ए बी के बराबर है, तीनों में से कोई भी केस बनता है तो वो कोलिनियर है। ओके, तो इतने सारे तरीके हैं हमारे पास इनको कोलिनियरिटी को प्रूव करने के। एक तरीका वैसे और है, इसको एक ट्राइंगल मान के इसका एरिया निकालो और एरिया 0 आ जाए तो भी वो कोलिनियर है। ठीक है ना, ये तरीका भी है। ये 10th क्लास में सीखा था आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में। तो अभी कौन सा तरीका यूज करें? अच्छा, अटेम्प्ट किस किसने किया था ये बताओ? ओनली 1 2, बस। तो आप दोनों ने कौन सा तरीका यूज किया वो यूज कर लेते हैं, जो चेक किया आपने सही किया था कि नहीं किया था। मैग्नीट्यूड आपने, प्रोपोर्शनल जो ऋषिका ने बताया। चलो, तो मैग्नीट्यूड और रेशियो वो दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, देखो कैसे। तो दोनों ही केसेस में हमको वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से तीनों वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, राइट? तो निकालते हैं एक एक करके। आ जाइए, वेक्टर ए बी निकालो।
यानी बी माइनस ए करेंगे, करते जाओ जल्दी से। 5 - 1 गिव्स मी 4 टाइम्स आई कैप। 0 - -2 gives me 2 times j cap, and -2 -8 यानी +8 +6 times ठीक है। कोई डाउट यहां तक? वेक्टर बी सी बताओ। सी माइनस बी करना पड़ेगा इसके लिए। तो 11 - 5 gives me 6 times I cap, 3 - 0 gives me 3 times j cap, and 7 - -2 यानी कि +9 times ठीक है। फाइनली वेक्टर ए सी निकाल लें, चाहो तो सी ए भी निकाल सकते हो। ए सी के लिए सी माइनस ए कर दो, तो 11 - 1 गिव्स मी 10 I cap, 3 - -2 यानी +5 जे कैप, और फिर आ जाओ 7 - -8 यानी 8 + 7 15 के कैप। अब रेशियो निकालने वाला तरीका देखो सारे बच्चे एक बार, जो दिया ने फॉलो किया। देखो 4 6 और 10 का रेशियो क्या होता है? 2:3:5। ये ऑलरेडी 2:3:5 दिख रहा है। और 6 9 और 15 का रेशियो भी क्या होता है? 2:3:5। तो सारे स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, तो ये कोलिनियर है। ये तो सबसे आसान और सबसे जल्दी करने वाला तरीका है। एमसीक्यूज में आया तो ऐसे ही चेक करना, एमसीक्यूज में आता है सवाल तो ऐसे चेक करना। अब मैग्नीट्यूड वाला तरीका भी देख लो, जो साक्षी ने यूज किया। तो उसके लिए तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो। यहां से वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी निकालो, और यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी निकालो। ठीक है। सो करो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, एंड देन 10 का स्क्वायर, 5 का, और 15 का। ओके, फाइंड इट आउट। सो 16 + 4 20, 20 + 36 56। √56 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 14 4 या 56 होता है ना, तो 2√14 यूनिट्स। ओके चलो आगे बढ़ो। 6 का स्क्वायर 36, 36 + 9 45, 45 + 18 81, 45 + 81 gives me 126, correct? So √126 can be written as, ओके एक बार रुको, 36 9 45, 45 + 81 126, 36 + 9 45, 45 + 81 5 + 1 6, 8 + 4 12, so √126 126 can be written as, hmm क्या 3√14 ऐसे कह रहे हो? देखो हमको क्या मिला, 126 क्या मिला हमको? हमको क्या मिला? 126। तो आप देखो 14 की टेबल में 126 कितनी बार होता है? 8 टाइम्स, 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स आएगा, तो 9 का बाहर जाएगा तो 3√14 हो जाएगा ना, 3√14 यूनिट्स। ओके कर लोगे वैसे तो यार ये 10 स्क्वायर 100 है, फिर ये 125 हो गया, और 225 125 225 कितना हुआ? 350। तो √350, √350 क्या हो जाएगा? 5√14 होना ही चाहिए। चेक करो हो क्या, है ना? 25 × 14 क्या होता है? 350 होता है, होता है। ओके सो क्लियरली यू कैन सी कि 2 + 3 = 5 आ गया। तो हेयर यू कैन सी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी किया, दैट मीन्स 2√14 प्लस 3√14 किया, so that gives me what? 5√14, which is nothing but magnitude of vector AC। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आया, विच प्रूव्स दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। और तुक्के से हमने बी को बीच में लगाया था, और बी वाकई में बीच में ही है, क्योंकि ए बी और बी सी का सम ए सी आ रहा है, तो कॉमन लेटर बी है ना, तो बी वाकई में बीच में ही है। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वॉट? कोलिनियर। तो ये तो हो गया एक तरीका, और दूसरा तरीका भी इसमें डिस्कस हो गया, वो वाला भी जो दिया ने अप्लाई किया था, प्रोपोर्शनैलिटी वाला। ठीक है। और तीसरा तरीका जो सबसे पहले आपने किसी ने नहीं बताया, अभी मैं बताता हूँ, वो डायरेक्ट रेशियो निकालना शुरू कर दो आप। डायरेक्ट आप रेशियो ऑफ डिवीजन आपको फाइव वैसे भी निकालना है,
वैसे भी निकालने के लिए कह रहा है ना रेशियो ऑफ डिवीजन, आप निकालना शुरू कर दो। अगर रेशियो ऑफ डिवीजन सेम आता है तब वो रेशियो ऑफ डिवीजन भी है और पॉइंट्स कोलिनियर भी है, और वो सेम नहीं आता है तो पॉइंट्स ही कोलिनियर नहीं है। तो रेशियो ऑफ डिवीजन की बात करते हैं अब हम। रेशियो ऑफ डिवीजन के लिए हमको तीनों के पोजीशन वेक्टर्स सोचने पड़ेंगे। जैसे मान लो ओरिजिन यहाँ पर है, तो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी निकाल लोगे जल्दी से। जैसे वेक्टर ओ ए कैसे निकलेगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप लिख देते हैं, चलो। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, बस कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर में तो चेंज करना है, 1 कॉमा -2 कॉमा -8। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, ये आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप। वेक्टर ओ बी बताइए, तो 5 आई कैप +0 जे कैप, और फिर क्या होता है -2 के कैप। एंड देन वेक्टर ओ सी बताइए, 11 टाइम्स आई कैप, अभी बाकी है पिक्चर थोड़ी सी, है ना, 3 जे कैप, और फिर क्या हुआ 7 के कैप। अब बी का पूछा है ए और सी से डिवीजन, ठीक है। बी का ए और सी से डिवीजन पूछा है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन जब भी पूछे तो आप एक बार के लिए उस रेशियो ऑफ डिवीजन को λ/1 मान लें, ठीक है। जब पूछा हो, जब मिसिंग हो, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी, अगर गिवन हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है, यानी कि m/n यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, λ/1 या k/1 मान लिया। अब ये रेशियो ऑफ डिवीजन यूज करके अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर ओबी की वैल्यू निकालेंगे। फाइन। ओबी की ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बी का एसी से रेशियो पूछा जा रहा है। अगर सी का पूछते तो वेक्टर ओसी निकालते, और ए का पूछते तो वेक्टर ओ ए निकालते, सिंपल सी बात। सो वेक्टर ओबी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर ओबी कैन बी रिटन एज, बताओ क्या फॉर्मूला है, ओबी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर इसको मैं λ/1 मान लूं, तो λ × वेक्टर ओसी +1 × वेक्टर ओ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, यानी λ+1, ऐसे निकलेगा। चलो, तो लैम्डा टाइम्स तो वेक्टर आपको करना है ओ सी, +1 टाइम करना है आपको वेक्टर, 1 टाइम्स आपको क्या करना है वेक्टर ओ ए, डिवाइडेड बाय λ+, यही करना है। तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ओ सी करो, वेक्टर ओ सी क्या है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, तो 11 λ आई कैप, सही है। 3 λ/जे कैप, आगे बोलो 7 λ/के कैप, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ओ ए कॉपी पेस्ट कर दो, आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, λ+1। और यहाँ पे वेक्टर ओबी भी गिवन है आपको। वेक्टर ओबी क्या है बोलो, 5 आई कैप +0 जे कैप -2 के कैप, ठीक है। तो आपको इसको इससे कंपेयर करना है, इस क्वांटिटी को आपको कंपेयर करना है इस क्वांटिटी से, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो इसको λ+1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, करो। तो 5 आई कैप को λ+1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से मुझे मिलेगा 5 λ+5 टाइम्स आई कैप, यस और नो। जीरो से करेंगे सब खत्म हो जाएगा, 0 जे कैप, और -2 को λ+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लगा दो यहाँ पे, और अंदर मिलेगा -2 λ -2 टाइम्स के कैप, ओके। और यहाँ पे इनको मर्ज करो, 11 λ आई कैप को आई कैप से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 11 λ+1 टाइम्स आई कैप, बोलो समझ आया। फिर 3 λ को -2 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 λ -2 टाइम्स जे कैप, और फाइनली के कैप को जोड़ो, 7 λ, और उधर -8 है, तो 7 λ -8 टाइम्स के कैप। अब आप रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स से कंपेयर करें। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हो। तो रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर है हमारे पास 5 λ+5, तो ये इससे इक्वेट करेगा, ये 0 इससे इक्वेट करेगा, और ये इससे इक्वेट करेगा। तो लैम्डा की 3 वैल्यूज निकाल निकाल सकते हैं हम, तीनों बराबर निकलनी चाहिए। तीनों बराबर निकलना भी प्रूफ है कि वो कोलिनियर है। अगर मान लो कि वो तीनों बराबर नहीं निकलते हैं, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज निकलती हैं, तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं लग पाया, यानी कि वो कोलिनियर नहीं है। ओके, सो करते हैं ये काम, विच इंप्लाइज दैट 5 λ
प्लस 5 इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1। सेकेंड इक्वेशन बनती है 0 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2। थर्ड इक्वेशन बनती है 7 नहीं -2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 8। ठीक है, एक एक से आप लैम्डा की वैल्यू निकालो। यहां से क्या बनेगा 6 लैम्डा इक्वल टू 4। वहां से क्या बनेगा लैम्डा इक्वल टू 4/6 यानी कि 2/3। चलो यहां से सात साफ साफ दिखाई दे रहा है 2/3। टू उधर जाएगा तो दोनों से तो सेम आई। अब तीसरे से और देख लो। तो 7 -2 को उधर भेजो तो 9 लैम्डा, -8 को उधर भेजेंगे तो 8 में से 2 गए 6। तो यहाँ से लैम्डा अगेन 6/9 यानी कि 2/3। सो तीनों से 2/3 आ रहा है, दैट मीन्स वो कोलिनियर है। और रेशियो ऑफ डिवीजन m/n जो कि हमने λ/1 माना था, दैट मीन्स 2/3:1, और जिसको लिख सकते हैं 2:3 आंसर। ओके, अच्छा ये नेगेटिव आता तो पॉइंट्स कोलिनियर मानते क्या? पर पर हम ये मानते हैं कि बी उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बी उस ए सी पे नहीं है, उसके एक्सटेंशन पे, या तो ए के एक्सटेंशन पे या सी के एक्सटेंशन। ओके, टोटल चैप्टर सॉल्व। यस। हाँ हाँ, कोई से भी दो ले सकते हैं, कोई से भी दो ले सकते हैं। बेस और हाइट नहीं, वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ। बेस और हाइट नहीं निकाला, वो बेस और हाइट निकाल के हमने वो फॉर्मूला रेडी किया है। हाँ, नहीं 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 नहीं, एनी टू वेक्टर्स। टेक एनी टू वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए बस वो। अगर आप वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी ले रहे हो तो को इनिशियल वेक्टर लेना है, बी ए और बी सी लेना है, ए बी नहीं ले सकते। बी को इनिशियल पॉइंट मानना है। और सी से लेते हो तो सी बी और सी ए, और ए से लेते हो तो ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके हाफ करो, वो एरिया 0 आना चाहिए टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। ओके ना? बोलो। हो गया हमारा। और टुमारो वी आर गोइंग टू एंटर 3D पोर्शन। ठीक है, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye.